हेलो। आज हम पॉलिटिकल साइंस के यूरोपीय संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया चैनल है और इसके ऊपर हम 11th 12th के सभी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे इन सभी की वीडियो हम डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कर देना इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन आपसे मिले। ठीक है, तो अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है यूरोपीय संघ को अच्छे से कवर करना इस वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला कि यूरोपीय संघ से ऊपर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना है कि जो पश्चिमी यूरोप जो है उसको पुनर्गठित करने के लिए या उसको व्यवस्थित करने के लिए अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई थी, पैसे के रूप में, सैनिक के रूप में। तो यानी इसी सहायता को हम मार्शल योजना कहते हैं। और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो यहीं से जो है हमारा यूरोपीय संघ भी बनना चालू हो जाता है। लेकिन यूरोपीय संघ बनता कब है? तो 1992, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में हुई। कौन सी संधि के तहत? तो मास्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई। मास्ट्रिक्ट संधि के तहत हमने लिख भी रखा है, तो बता देंगे तुम्हें कि मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और जो यूरोपीय संघ है उसने लगभग 2003 में संविधान बनाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, तो जो कि असफल रहा था। और मास्ट्रिक्ट संधि है क्या? तो मास्ट्रिक्ट संधि एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक अपनी मुद्रा, जो कि यूरो है। ठीक है, तो ये सभी को हम मास्ट्रिक्ट संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम यूरोपीय संघ की विशेषता पढ़ लेते हैं, यानी ईयू की विशेषता या इसकी कमियां। ठीक है, तो इन दोनों को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यानी पूरे विश्व पे इसका आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। कैसे? क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर जो सेना है वो इसी के पास है। फिर हमारा है कि 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहली कौन? अमेरिका, और दूसरी ये यूरोपीय संघ। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यूरोपीय संघ कैसे आ सकता है दूसरे नंबर पे। हमने चाइना या रूस का सुना होगा, लेकिन ये एक संगठन है, ये देश नहीं है, एक संगठन है। ठीक है, तो यानी एक संगठन अमेरिका का, अमेरिका से तुलना की जा रही है एक संगठन की। ठीक है, तो ईयू एक संगठन है। तो यानी दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास, और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। यानी पहली अर्थव्यवस्था, और खासकर टाइम याद रखना कब थी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो 2005 में। यानी 2005 में ईयू की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो वो थी यूरोपीय संघ। ठीक है, यानी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ थी। पहली कौन सी थी? अमेरिका। ठीक है, अब हमारा यूरो जो है वो इसकी मुद्रा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा बन सकता है। यानी यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की। और ये जो है ये अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा बन सकता है। फिर हमारा विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है, अधिक हिस्सेदारी है इसकी। यानी यूरोपीय संघ सबसे ज्यादा व्यापार करता है। यानी लगभग अगर 15% जो है अमेरिका करता है, तो 45% जो व्यापार है पूरे विश्व का वो सिर्फ और सिर्फ ईयू यानी यूरोपीय संघ करता है। यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य हैं यूएनएससी में है। यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में है, जो फ्रांस और ब्रिटेन है, जिनके पास परमाणु यानी इनकी सैन्य क्षमता हम इसी से जान सकते हैं कि इन दोनों के पास परमाणु लगभग 550 है, और इनकी सेना भी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन 550 परमाणु बम तो है, लेकिन 2016 में जो ब्रिटेन है वो हट गया यूरोपीय संघ से। ठीक है, तो ये इसकी कमियां हो गई। और एक कमियां और कौन सी बताई थी कि 2003 में इसने संविधान बनाने की कोशिश की थी, जो कि असफल रहा था। ठीक है, अब हमारा इसकी कमियां पढ़ लेते हैं। तो कमियां में हमारा सबसे पहला 2003 वाला हो गया कि संविधान बनाने की कोशिश की लेकिन ये असफल रहा। दूसरा कि ब्रिटेन हट गया 2016 में। तीसरा कि ईयू के सदस्य के बीच में आपसी मतभेद हैं, यानी विदेश नीति को लेकर, जल विवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, यानी ईयू के देश यानी यूरोपीय संघ के देश के बीच में विवाद है। कुछ
ईयू यानी यूरोपीय संघ के जो भाग हैं वो यूरो को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर देते हैं। यूरो को कब से मान्यता प्रदान की गई, तो 2002 से। ठीक है, तो यूरो को माना गया, यूरो को मान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन कई जो देश हैं वहाँ की वो मना करते हैं यूरो को मान्यता प्रदान करने से। डेनमार्क और स्वीडन तो साफ मना करता है कि हम तो ना तो मास्ट्रेट संधि को मानते हैं जो कि 1992 में बनी थी, और ना ही यूरो को मानते हैं, डेनमार्क और स्वीडन बोलता है। और 2016 में तो ब्रिटेन जो हट गया, ये तो हमें पता ही है। अब है हमारा कि कुछ और टॉपिक है, जैसे कि हमारा है कि सबसे पहले है कि यूरोपीय संघ, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कि यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषता बताओ। तो यूरोपीय संघ के झंडे में जो सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा है, और यह यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो 12 हैं। कौन से रंग के? सोने रंग के। और ये किसको दर्शाता है, तो ये दिखाता है कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनकी एकता को दर्शाता है। इनमें 12 सितार हैं, क्योंकि सितारे यानी स्टार्स, ठीक है, क्योंकि यूरोप में 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता और समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यानी यूरोप में जो 12 है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में 108 101 होता है, तो यानी यूरोप में 12 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए 12 स्टार्स हैं। ठीक है, और इसमें और भी कुछ मेन है कि यूरोपीय संसद की स्थापना 1979 में हुई थी। यूरोपीय परिषद की स्थापना जो है 1949 में हुई थी, और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और कुछ इसमें रह गया, तो इसका चलो कुछ और है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा, तो लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं। यह संगठन अब सिर्फ आर्थिक सहयोग वाली संगठन नहीं रह गई है, ये बदल के राजनीतिक हो चुकी है, क्योंकि इसने अपनी संसद की स्थापना कर ली। इसने लगभग एक राष्ट्र बनाने की, यानी 2003 में संविधान बनाने की कोशिश कर दी इसने, तो अपने आप को एक मुद्रा, एक झंडा, ये सब देना चाहा। तो यही तो है कि ये आर्थिक सहयोग वाली संगठन नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पे ये शासन करने वाली जो है बन चुकी थी। यानी अब इसमें क्या है कि ये राष्ट्र की तरह, राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगेगा। यानी झंडा, इनकी एक स्थापना दिवस है, इनका एक मुद्रा है जिसका नाम यूरो है, इसका राष्ट्रगान है, और संविधान बनने का प्रयास भी असफल रहा था इनका। नए देशों सदस्यों को शामिल करके इसमें दायरे का विस्तार किया है, यानी ये अब दायरे का विस्तार भी कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना।